तो स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज पे। हम लगातार कई दिनों से राजस्थान के इतिहास संबंधी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो पुराने एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं या ऐसे क्वेश्चन जो शायद ही आपने कहीं पढ़े होंगे, उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अपन 9 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, अपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि आप पिछले पार्ट देख लीजिए, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ कि मेरी जो नई क्लास होगी वो पुरानी क्लास पर डिपेंड होगी। मतलब मैं एकदम क्रमबद्ध तरीके से हर चीज़ों को आपके सामने समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आज अपना ये 10वां पार्ट है, इसमें भी हम 15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने जैन धर्म की दो शाखा कौन कौन सी? एक थी श्वेतांबर। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ये जैन धर्म की दो शाखाएं, दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों शाखाओं के बीच में हुए शास्त्रार्थ में निर्णयकर्ता की भूमिका निभाई थी। ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने इन दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें निर्णयकर्ता की भूमिका अदा की थी? गोविंदराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज या फिर चंदनराज? तो जैन धर्म से विशेष प्रभावित या फिर जैनिज्म के समर्थक जो चौहान शासक रहे थे उनका नाम था अजयराज। अजयराज चौहान ने जो जैन धर्म की दो शाखाओं के बीच शास्त्रार्थ हुए थे उनमें निर्णयकर्ता की भूमिका निभाई थी। अजय राज का जो काल था वो 1105 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक ये चौहान शासक रहे थे। तो इनके समय में अजमेर में जैनिज्म का विशेष प्रभाव था। और देखिए, ये इनकी विद्वता का परिचय भी देते हैं कि जैन धर्म इतना बड़ा धर्म जिसकी दो शाखाओं के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, मतलब उसकी नीति अनीतियों के बारे में चर्चा हो रही है, दो शाखाएं आपस में अपने अपने प्रवचन दे रही है, उनके बीच में जो निर्णयकर्ता की भूमिका, मतलब आप किसी भी चीज़ के बीच में निर्णयकर्ता तभी बन सकते हो जब आपको दोनों पक्षों का ध्यान हो और आप एक निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाएं। तो ऐसे महान विद्वान थे अजयराज जी, जिन्होंने जैन धर्म की जो दोनों शाखाएं थी उनके बीच में हुए शास्त्रार्थ में निर्णयकर्ता की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था, यह क्वेश्चन है। तो जो गिरी सुमेल का युद्ध था वो अपने 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता करने वाले राजस्थान के दो राजा थे। एक थे कल्याणमल बीकानेर के राजा कल्याणमल, और एक शेरशाह सूरी की सहायता की थी वो वीरमदेव ने की थी। ये वीरमदेव मेड़ता के थे और ये कल्याणमल ये बीकानेर के थे। इन दोनों की मालदेव के साथ में अच्छी बनती नहीं थी। वीरमदेव और मालदेव के बीच में तो एक हाथी को लेकर लड़ाई हो गई थी, इसलिए ये शेरशाह सूरी की तरफ चले गए थे। और कल्याणमल जो बीकानेर वाले हैं, इनके बीच में और मालदेव जी के बीच में 1541 ईस्वी में एक आपने नाम सुना होगा पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है। इसमें मालदेव कल्याणमल के पिता थे राव जेत सिंह,
वो राव जेठ से इस युद्ध में मारे जाते हैं, पाहिबा या साहिबा का युद्ध में। फिर राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। और मालदीव की तरफ से लड़ने वाले इनके दो बहादुर सेनापति जेता व कुंपा, ये जेता व कुंपा ये इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। जेता व कुंपा इनके तरफ थे और शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल और वीरमदेव थे। अगला क्वेश्चन, रूठी रानी सुहाव देवी, रूठी रानी सुहाव देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? एक उमा दे आपने पढ़ा होगा, जैसलमेर की राजकुमारी, वो भी रूठी रानी थी। एक ये रूठी रानी है। इस रूठी रानी का नाम है सुहाव देवी। सुहाव देवी ये किसकी पत्नी थी? ये चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय, चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय की रानी थी। पृथ्वीराज द्वितीय की रानी थी। और ये पृथ्वीराज द्वितीय से रूठ कर एक भगवान शिव का मंदिर था, एक भगवान शिव का मंदिर था धोड़ भीलवाड़ा में, वहां पर रूठ कर रही थी। तो इस जो भगवान शिव का मंदिर है जहां पर ये रूठी रानी रही थी, उसी को ही रूठी रानी का मंदिर कहते हैं। ये कहां पर है? ये धोड़ भीलवाड़ा में पड़ता है। ये सब जानकारी कहां से मिलती है? तो इसी मंदिर के पास में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है धोड़ अभिलेख। उस धोड़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है अपन को। आपको पता है कि प्राचीन घटनाओं के बारे में जानकारी के ये अभिलेख मुख्य स्रोत होते थे। अगर नई कोई चीज़, जैसे कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, बावड़ी है, महल है, उसका जब ये निर्माण करवाते थे राजा, तो उसके पास में अभिलेख लिखवाते थे। अभिलेख का मतलब क्या होता है? एक पत्थर, और पत्थर पर सारी सारी जानकारी कि ये फलाने फलाने आदमी ने इसका निर्माण करवाया, फलाने के लिए करवाया, इसलिए करवाया, ये यहाँ पर था। तो सारी की सारी जानकारी उस अभिलेख पर लिखवा देते थे। और इसीलिए ये पत्थर पर लिखे हुए थे, इसीलिए ये सुरक्षित थे आज तक। प्रकृति ज़्यादा इनको नष्ट नहीं पहुंचा पाई। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191, ये 1191 किस किस के बीच में? तो मोहम्मद गोरी वर्सेज पीसी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इनके बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये मोहम्मद गोरी कहाँ के थे? तो ये गजनी, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, गजनी अफगानिस्तान, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से ये आक्रमण करते हैं भारत पर। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में लड़ा गया था। इनके पीछे नाम ये गोरी क्यों है? तो जो ये अफगानिस्तान में एक गोर प्रदेश पड़ता है, गोर प्रदेश, और गोर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे गोरी लिखा जाता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये पीछे गोरी क्यों लिखा हुआ मिलता है? तो क्योंकि ये गोर प्रदेश जो कि गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे, इसीलिए। अब ये तराइन का मैदान कहाँ पर है? तो तराइन का मैदान आपको पता है कि सर तराइन का मैदान तो करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में आपको तराइन का मैदान मिलता है। यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि तराइन का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था करनाल हरियाणा में, करनाल क्षेत्र जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर ये तराइन का मैदान है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में लड़ा गया वह युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था, बताओ यह युद्ध कौन सा था? 1194 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। जयचंद ये गहड़वाल थे, जयचंद गहड़वाल थे, कन्नौज के शासक थे जयचंद गहड़वाल। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। गोरी बड़े राजा थे, इन्होंने जयचंद को पराजित कर दिया था। यह युद्ध कौन सा था? तो यह युद्ध चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था।
त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192 और ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें गौरी कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को पराजित करते हैं। अगला क्वेश्चन, भूतला का युद्ध। आज लगभग काफी युद्धों के क्वेश्चन आए अपने, 5-6 युद्ध के क्वेश्चन आ गए, 5-6 क्वेश्चन युद्ध के आ गए हैं। तो आपको ये क्रम वाइज याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि त्राइन का प्रथम युद्ध है या त्राइन के युद्ध, ये तो आपने सुने होंगे, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन अपना ग्रीष्ममेल के युद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन चंदावर का युद्ध है, भूतला का युद्ध है, इन युद्धों के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। अब ये भूतला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो पहली तो बात, भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा गया था। 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध जेतर सिंह, कहाँ है जेतर सिंह? ये जेतर सिंह और शेरशाह नहीं था, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। जेतर सिंह कहाँ के राजा थे? जेतर सिंह मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। इसमें जेतर सिंह विजयी होते हैं। तो यह भूतला का युद्ध कब लड़ा गया था? 1227 ईस्वी में चित्तौड़ या मेवाड़ के राजा जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा है लेकिन एग्जामों में उससे ज़्यादा बार आता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए लिखा है कि जयपुर को गुलाबी रंग से, जयपुर मतलब गुलाबी कलर किस राजा ने करवाया था? या कर्ण राजा जयपुर मतलब गुलाबी कलर करवायो? राम सिंह द्वितीय, राजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया, जगत सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय या मान सिंह द्वितीय? तो जयपुर पर गुलाबी रंग करवाने का कार्य किया था वो जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने किया था। किसने किया था? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और जब एक अंग्रेज अधिकारी स्टैनली रीड यहाँ पर आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं रॉयल्स टाउन ऑफ इंडिया, स्टैनली रीड जयपुर में भ्रमण के लिए आते हैं, जयपुर शहर को देखते हैं और उसमें वो एक पुस्तक लिख रहे थे रॉयल्स टाउन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान राज्य, महान क्षेत्र। जब ये पुस्तक लिख रहे थे तब उन्होंने जयपुर को देखा, जयपुर पर गुलाबी कलर करवाया हुआ एकदम सुंदर नगरी, तब इन्होंने जयपुर को एक नाम दिया था पिंक सिटी, पिंक सिटी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी किसने कहा था, तो स्टैनली रीड ने कहा था। स्टैनली रीड ने कहा था अपनी पुस्तक रॉयल्स टाउन्स ऑफ इंडिया में। इससे आगे जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के बारे में आपको याद है कि जगत सिंह द्वितीय गिंगोली का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा गिंगोली का युद्ध। मेवाड़ की राजकुमारी के लिए मान सिंह, मारवाड़ के राजा मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था यह गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में, आपको डेट भी याद होनी चाहिए। फिर है माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय ने मुबारक महल का निर्माण करवाया था, मुबारक महल। और इन्होंने अपनी नवदासियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राजा ने अपनी रानियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, तो वो माधो सिंह द्वितीय थे। और मान सिंह द्वितीय तो आपको पता है कि ये स्वतंत्रता के समय या आज़ादी के समय ये शासक थे जयपुर के। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल कितने माह तक चला था? एकीकरण का वह तीसरा चरण जिसमें राजस्थान संघ के साथ मेवाड़ को मिलाया गया, राजस्थान संघ के साथ, यह तृतीय चरण याद रखना, तृतीय चरण था ये, एकीकरण का तृतीय चरण था जिसमें राजस्थान संघ के साथ में मेवाड़ को मिलाया गया था। और फिर 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया जाता है उदयपुर में। और इस तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है, उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया जाता है
और उसके बाद में विभिन्न मंत्री बनाए जाते हैं। विभिन्न मंत्रियों में अलग अलग नाम अगर देखें तो अपने मोहनलाल सुखाड़िया, और जयपुर से प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल बया ये उदयपुर से थे, भोगीलाल पांडे डूंगरपुर से, अभिन हरि कोटा से, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से, इन सभी को मंत्री बनाया जाता है। और एक माणिक्यलाल वर्मा के प्रधानमंत्री नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यह जो संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल था ये 11 माह तक चला था। कितने माह तक चला था? 11 माह तक चला था। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान में वो बड़ी बड़ी 4 रियासतों का विलय कर दिया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। उसके बाद में इस मंत्रिमंडल का विघटन कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजीम क्या थी? क्या थी या क्या था ताजीम? राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि ताजीम क्या था? सामंत के द्वारा राजा को आदर सत्कार देना। सामंत राजा के सामने सर झुकाए या सामंत राजा को प्रणाम करे, क्या यह ताजीम थी? या फिर सामंत के दरबार में आने पर राजा द्वारा खड़ा होना, कि जब भी सामंत दरबार में आए राजा सामंत के सामने खड़ा हो, उसको आदर सत्कार करे, आइए सामंत जी आइए, क्या यह ताजीम थी? या फिर किसान द्वारा सामंत के बेटे की शादी पर दिए जाने वाला कर, या कभी कभी किसान थे वो सामंत के बेटे की शादी पर कर देते थे, क्या ये ताजीम थी? या फिर सामंत द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर? तो इनमें से जो सही उत्तर है वो ये है कि जब जब सामंत राजा के दरबार में आते थे तो राजा उनके आदर सत्कार में खड़े हो जाते थे, उसको ताजीम कहा जाता था। सामंत के दरबार में आने पर राजा द्वारा खड़ा होना। यह ताजीम 2 प्रकार की होती थी, एक इकेवड़ी और एक दोवड़ी। अब इकेवड़ी और दोवड़ी ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भली भांति पता है कि दोवड़ी मतलब 2 लड़ी, जिसके अंदर 2 लड़ हो, जैसे कि एक दरी उसके ऊपर एक और दरी डाल दे तो मतलब वो दोवड़ी हो गई। एक पॉलिथीन की थैली उसके अंदर एक और थैली डाल दे मतलब उसको दोवड़ी कर दिया 2 बार। तो इकेवड़ी 1 बार और दोवड़ी 2 बार। जब जब सामंतों को ये अलग अलग ताजीम प्रदान की जाती थी कि राजा कहते थे कई सामंतों को इकेवड़ी और कईयों को दोवड़ी ताजीम दी जाती थी। इकेवड़ी मतलब जब कोई सामंत दरबार में आता तो राजा उसके सिर्फ आने पर खड़ा होता तो वो इकेवड़ी थी। लेकिन कई सामंत ऐसे होते थे जब वो दरबार में आते तब राजा उनके आदर सत्कार में खड़े होते, और जब वो सामंत वापस जाते, जब दरबार से निकलते तब भी राजा उनके आदर सत्कार में खड़े होते। ये दोवड़ी थी। ये इकेवड़ी दोवड़ी ताजी में इनके कार्यों पर, युद्ध में इनके द्वारा अपनी वीरता दिखाने के ऊपर ये ताजीम इन्हें प्रदान की जाती थी, और ये ताजीम इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त थी। अगर किसी भी सामंत की एक पीढ़ी में कोई एक वीर गति को प्राप्त हो जाता है सामंत, या फिर युद्ध में अच्छा लड़ता है, तो उसकी पूरी जो पीढ़ी अगली वाली होगी उसको राजा ताजीम देगा। और ये सामंत होते कौन थे? ये राजा के ही भाई होते थे। मतलब ये नहीं होता था कि केवल राजा है और बाकी सभी को वो दबा के रखेगा। राजा को सिर्फ राजा की एकाधिकार वाली भूमि नहीं माना जाता था। राज्य पर राजा और सामंत दोनों मिलकर शासन चलाते थे। बस बात यह थी कि राजा उन सब में मुखिया है। अगला क्वेश्चन, धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और की गई थी। पोखरण के रहने वाले दामोदर दास राठी जब ब्यावर में आते हैं तो वहाँ पर कृष्णा मिल की स्थापना करते हैं, और उसके साथ साथ में वो ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। प्रश्न ये है कि धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और एक जौहरीलाल इंदू। ये दोनों मिलकर 1934 ईस्वी में धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। नागरी मतलब देवनागरी, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, और नागरी प्रचारणी मतलब हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए इन्होंने ये सभा की स्थापना की थी 1934 ईस्वी में, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए।
अब ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे ना, ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, एक और व्यक्ति कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल, ये कृष्णदत्त पालीवाल के साथ मिलकर 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजा मंडल का गठन करते हैं। 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा और 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजा मंडल का गठन भी करते हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कृष्णदत्त पालीवाल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन करके उसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा किसने रखा? मतलब पहले नाम था मरुधर हितकारिणी सभा और उसका पुनर्गठन मतलब उसको थोड़ा व्यवस्थित करके, जब उसका कार्यभार सही नहीं हो रहा था तो उसका वापस गठन किया गया, मंत्री अलग अलग दायित्व अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए, मतलब उसका पुनर्गठन किया गया। तो उसका पुनर्गठन किसने किया और उसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया? तो पहले तो बताऊं, मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा के संस्थापक चांदमल सोराणा थे। चांदमल सोराणा थे। चांदमल सोराणा ने 1918 ईस्वी में, चांदमल सोराणा ने 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया था और गठन करके छोड़ दिया कि ये सभा चल जाएगी, इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो बाद में ये सभा या मरुधर हितकारिणी सभा बिगड़ती गई, इसका सही से प्रचालन नहीं हो रहा था। तभी 1923 ईस्वी में एक व्यक्ति इस सभा से जुड़ते हैं जिनका नाम था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी इस सभा से जुड़ते हैं और जयनारायण व्यास जी इसके कार्य की रूपरेखा को थोड़ी चेंज करते हैं और इसका नाम मरुधर हितकारिणी सभा से बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर देते हैं। तो कौन? जयनारायण व्यास। कब? 1923 ईस्वी में। मरुधर हितकारिणी सभा का गठन 1918 में होता है और इसका नाम बदला गया 1923 में और इसका नाम बदलकर रख दिया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो चांदमल सोराणा हो गया, जयनारायण व्यास हो गया। ये चांदकरण शारदा कौन थे? जब मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, नवंबर 1931 ईस्वी में 2 दिन हुआ था, 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को पुष्कर अजमेर में। उस समय इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे उस सभा के, वो चांदकरण शारदा को बनाए गए थे और दामोदर दास राठी तो अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था। नीमड़ा हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गोलियां चलाने के आदेश दिए गए थे? नीमड़ा हत्याकांड सर पहली बार पढ़ा होगा। कहाँ का है नीमड़ा हत्याकांड? हमने तो सिर्फ जलियांवाला बाग, वो हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड, 2-3 हत्याकांड और यही पढ़े थे। ये नीमड़ा हत्याकांड कहाँ से आया? आपने पढ़ा होगा एक ही आंदोलन, या जिसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं, उस एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन से संबंधित था नीमड़ा हत्याकांड। यह नीमड़ा विजयनगर में होता है। मोतीलाल जी तेजावत एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और ये नीमड़ा जो कि विजयनगर में पड़ता है, वहां पर एक दिन इन्होंने सभी भीलों को एकत्रित किया और वहां पर 7 मार्च 1922 ईस्वी को इनकी एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज मेजर सटन वहां पर आते हैं और उन्होंने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी। इस हत्याकांड में 1200 भील शहीद हो जाते हैं। यह था नीमड़ा हत्याकांड जो 7 मार्च 1922 ईस्वी को होता है। मोतीलाल जी तेजावत वहां से भाग जाते हैं। इसी एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन से संबंधित एक हत्याकांड और था, बुलोलिया या भूला हत्याकांड। यह 5-6 मई 1922 को होता है।
ये हुआ था 7 मार्च को, ये हुआ था 7 मार्च 1922 ईस्वी को। फिर आंदोलन एक था हत्याकांड बुलोलिया या भूला हत्याकांड, यह होता है 5-6 मई 1922 को, मार्च अप्रैल मई मतलब 2-3 महीने बाद में। इस बुलोलिया या भूला हत्याकांड में जो गोली चलाने के आदेश दिए थे वो दिए थे मेजर प्रिचार्ड ने। और जयपुर किसान आंदोलन में 2 हत्याकांड हुए थे, एक हुआ था कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुआ था सीकर में। उसमें जो गोली चलाने के आदेश दिए थे वो कैप्टन वेब ने दिए थे। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट करते जाना वीडियो को स्टॉप करके, कि जयपुर किसान आंदोलन से संबंधित कूदन हत्याकांड जो कि 25 अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर में हुआ था, उसमें गोली चलाने के आदेश दिए थे वो कैप्टन वेब ने दिए थे। फिर है ईश्वरी सिंह, फिर यही जयपुर किसान आंदोलन में 21 जून 1934 ईस्वी को झुंझुनू में एक हत्याकांड होता है, जय सिंहपुरा हत्याकांड। उस हत्याकांड में गोली चलाने के आदेश वहां के सामंत के भाई ईश्वरी सिंह ने दिए थे। और यह पहला हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी, मतलब ईश्वरी सिंह को सजा मिली थी। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसमें सर्वप्रथम हत्यारों को सजा मिली थी, तो जय सिंहपुरा हत्याकांड जो कि 21 जून 1934 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक जी ने 3 किसानों कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित प्रदर्शनी लगाई थी। अब उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो अपने ब्रिटिश इंडिया की प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी वो रियासती भारत की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जो आंदोलनों के नेता थे वो चाहते थे कि हमको कांग्रेस का समर्थन मिले, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। अगर कांग्रेस का समर्थन मिलता तो राजाओं पर और सामंतों पर दबाव बढ़ता और इनके काम आसानी से हो जाते, इनके जो कर बढ़े थे वो कर आसानी से वो कम कर देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी रियासती भारत से संबंध स्थापित नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले तो ब्रिटिश इंडिया है, जो अंग्रेजों के अधीन जो भारत है पूर्वी भारत, उसको मुक्त कराया जाए, रियासती भारत को बाद में देखेंगे। लेकिन किसान आंदोलन के नेता चाहते थे कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, कांग्रेस उनका समर्थन करे। इसीलिए 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। वहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता जाते हैं और गांधी जी से बात करते हैं कि हमारा समर्थन करो। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन मोहन मालवीय जी ने इनका बिल्कुल समर्थन नहीं किया। तो 1919 के अधिवेशन में तो इनको समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद में 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। उसमें विजय सिंह पथिक इन 3 व्यक्तियों को लेके जाते हैं, कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी। और वहाँ पर इन्होंने किसान आंदोलन संबंधित प्रदर्शनी लगाई, मतलब हमारे साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, कैसे अत्याचार किस किस प्रकार से हमारे ऐसे विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते हैं, सामंतों ने करों को बढ़ा दिया है, इस प्रकार की मतलब दयनीय स्थिति संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई। तो तब गांधी जी का ध्यान इनकी तरफ जाता है और पहली बार कांग्रेस किसी आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान करती है। नागपुर अधिवेशन के बाहर इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी। और उसके आगे जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था, ये अहमदाबाद अधिवेशन तो 1921 में होता है और कोलकाता अधिवेशन 1918 में होता है। तो ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन थे। अपना जो उत्तर है वो तो है नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? 1857 की क्रांति, राजस्थान के या पूर्वी भारत के विभिन्न सैनिकों का जो विद्रोह था, उसमें ऐसा कौन सा स्थान था जहां के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था?
भाग लिया था नहीं लिया था। लेकिन एक कवि थे मोहम्मद मुजीब। इन मोहम्मद मुजीब का एक नाटक था आजमाइश। वो अपने इस नाटक आजमाइश में लिखते हैं कि टोंक में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस स्थान के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। फिर धौलपुर में विद्रोह करने का प्रमुख कार्य किसने किया था? देवा गुर्जर प्लस भवानी शंकर, इन दोनों ने धौलपुर में विद्रोह किया था। भवानी शंकर। भरतपुर में विद्रोह करने वाले थे गुर्जर और मेव। ये गुर्जर स्वतंत्रता के समय कह रहे थे कि हमारा गुर्जर प्रदेश बना दो, लेकिन 5वें चरण में इस मत्स्य संघ का विलय वापस अपने राजस्थान में कर लिया गया था। और जयपुर में विद्रोह करने वाले वही 3 आदमी पिछली क्लास में पढ़ा था, सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खान। पॉलिटिकल एजेंट इंडियन के कहने पर राम सिंह ने सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया गया था। विलायत खां और उस्मान खां तो पकड़ लिया था। तो जयपुर में ये इन तीनों ने विद्रोह किया था, सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खान। विद्रोह किया नहीं था, ये विद्रोह करने ही वाले थे, लेकिन तभी पीए के कहने पर राजा ने इनको रियासत से बाहर निकाल दिया था। तो ये थे आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर टॉपिक से क्वेश्चन थे। हाँ, पहले 4-5 प्रश्नों में जरूर आज युद्ध के प्रश्न थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन आप इन प्रश्नों को लगातार पढ़िए, लगातार अपना वीडियो देखिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे था, तो मैं आपको अच्छी तरह से वापस और अलग से वीडियो डालकर समझा दूंगा। और आपका अगर कोई दोस्त, फ्रेंड, मित्र BSTC, PTT या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये क्वेश्चन सेंड कीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं राजस्थान इतिहास के। अब वो ज़माना गया कि ऊपर ऊपर वाले या ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब अंदरूनी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए तैयार किए थे। ये रूठी रानी सुहाव देवी का मंदिर शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल अपने नई क्लास में, राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11 में।